नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन का हुआ समापन। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कार्यक्रम के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा कि पशु कल्याण भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग। केंद्र सरकार चावल, गेहूं और आटे की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए लगातार कर रही है काम। गेहूं और चावल दोनों की साप्ताहिक की जाती है ई नीलामी। 21वीं ई नीलामी में 2334 बोलीदाताओं ने खरीदा 2.84 LMT गेहूं और 5830 मीट्रिक टन चावल। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आयोजित सरस मेले का किया शुभारंभ। देश के कोने कोने से आई हुई दीदियों को बधाई देते हुए कहा कि सरस आजीविका मेला आज राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना चुका है पहचान। ग्रामीण विकास मंत्रालय 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लिए कर रहा है काम। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव के चक्रवाती तूफान में बदलने की जताई संभावना। कहा कि चक्रवात का उड़ीसा पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश तट की ओर बढ़ जाएगा। शनिवार तक नागालैंड, मणिपुर, असम और मेघालय में हो सकती है बारिश। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने 13 से 16 नवंबर 2023 तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी की। ये 4 दिवसीय कार्यक्रम नई दिल्ली में पशुपालन और डेयरी विभाग MOFAHD द्वारा आयोजित किया गया था। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित किया। रुपाला ने भारतीय परंपरा और संस्कृति की समृद्ध परंपरा में पशु कल्याण के गहरे महत्व पर प्रकाश डाला, जो सभी प्रणालियों के परस्पर जुड़े होने का प्रमाण है। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को दोहराया। वैश्विक और क्षेत्रीय संगठनों के डेलीगेट्स और प्रतिनिधियों ने बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा, रैपीज, FMD, ASF, LSD जैसे महत्वपूर्ण पशु स्वास्थ्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया और इन बीमारियों की सीमाहीन प्रकृति के कारण एक सहयोगी क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचाना। सूचना साझा करने और पशु चिकित्सा सेवाओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य और वन्य जीव संरक्षण सहित पर्यावरणीय स्वास्थ्य से जुड़े बहुक्षेत्रीय समन्वय तंत्र स्थापित करने के महत्व पर जोर देते हुए मजबूत नीति और कानूनी ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित किया। ये स्वीकार करते हुए कि प्रभावी समन्वय के लिए समान वित्तीय और संसाधन आवंटन की आवश्यकता होती है। बैठक में टीकाकरण, डिजीज इंटेलिजेंस, सक्षम प्रयोगशालाओं और एक कुशल पशु चिकित्सा कार्यबल जैसे निवारक उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इंडोनेशिया ने एशिया और प्रशांत के लिए 34वें WOAH क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करने की इच्छा व्यक्त की है। आगे बढ़ते हैं, जहां चावल, गेहूं और आटे की खुदरा कीमत को नियंत्रित करने के लिए बाजार हस्तक्षेप की भारत सरकार की पहल के अंतर्गत गेहूं और चावल दोनों की साप्ताहिक ई नीलामी की जाती है। 21वीं ई नीलामी 15 नवंबर को की गई थी, जिसमें खुले बाजार बिक्री योजना के तहत 3 LMT गेहूं और 1.79 LMT चावल की पेशकश की गई थी और 2334 बोलीदाताओं को 5830 मीट्रिक टन चावल के साथ 2.84 LMT गेहूं बेचा गया था। FAQ गेहूं के लिए अखिल भारतीय स्तर पर भारित औसत बिक्री मूल्य 2150 क्विंटल रुपए के आरक्षित मूल्य के मुकाबले 2246.86 क्विंटल रुपए था, जबकि URS गेहूं के आरक्षित मूल्य 2125 क्विंटल के मुकाबले भारित औसत बिक्री मूल्य 2232.35 क्विंटल रुपए था। इसके अलावा OMSSD के तहत केंद्रीय भंडार NCCF
नेफेड जैसे अर्ध सरकारी तथा सहकारी संगठनों को 2.5 LMT गेहूं आवंटित किया गया है ताकि आवंटित गेहूं को आटे में परिवर्तित किया जा सके और इसे भारत आटा ब्रांड के अंतर्गत 27.50 किलोग्राम के कम MRP पर जनता को बिक्री के लिए पेश किया जा सके। इन 3 सहकारी समितियों द्वारा 15,337 मीट्रिक टन गेहूं को आटे में परिवर्तित करने के लिए उठाया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आयोजित सरस मेले का औपचारिक शुभारंभ किया। इस मौके पर शैलेश कुमार सिंह ने देश के कोने कोने से आई हुई दीदियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी मेहनत से सरस आजीविका मेला आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के सहयोग से ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद बेचने के लिए सरस मेले के माध्यम से मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है। उभरा है भारत सरकार की ओर से और इसके तत्वावधान में जो हम लोगों ने इस मेले का आयोजन किया है, ऐसे मेलों का आयोजन हम लोग करते रहे हैं। ये 25वीं सालगिरह है। और आगे बढ़ते हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बहुत से ऐसे उत्पाद देखे जा सकते हैं जो जरा हटकर हैं। जी हां, मेले में झारखंड के साबरमल ऐसी ही लाख की चूड़ियां लेकर आए हैं जिनमें लाइटें और ब्लूटूथ को लगाया गया है और इनमें छोटा सा स्पीकर भी है जो इन चूड़ियों में संगीत तो जरूर सुनाता है लेकिन दिखाई नहीं देता। और क्या खासियत है इनमें, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने झारखंड के साबरमल से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आपको एक से बढ़कर एक उत्पाद मिल जाएंगे। यहाँ ऐसी चूड़ियाँ भी हैं जिसको मोबाइल से कनेक्ट किया जा सकता है। जी हाँ, क्या है इसकी खासियत, उस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं झाबरमल जी। झाबरमल जी, किस तरह के चूड़ियाँ लेकर आए हैं? जी सर, सबको नमस्कार। मेरी संस्था का नाम है ला हस्तशिल्प स्वावलंबी सहकारी समिति। हमारे यहाँ जितनी चूड़ियाँ बनती है सब ला की बनती है और इतनी मजबूत है जिसका जवाब नहीं। अभी हमने नया प्रोडक्ट चालू किया है। हमारी चूड़ी से आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लीजिए, गाना सुन लीजिए, बात कर लीजिए। सब में लाइटिंग है, LED लाइटिंग सारी चूड़ी में लगी हुई है। हमारी कोई भी चूड़ी माने अजूबी टाइप की चूड़ी है, वो चूड़ी नहीं मिलेगी कहीं। जो क्या क्या लगाया है आपने? स्पीकर लगाया है, क्या क्या लगाया है? उसमें स्पीकर है, उसके अंदर बैटरी है, उसके अंदर चार्जेबल कोड है, उसके अंदर ऑन ऑफ का भी कोड है, लेकिन नज़र नहीं आएगा। कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी कि कहाँ पर इसका कनेक्ट है। और ये दिल्ली वालों का प्रेम है, 15 साल से आ रहे हैं, खूब मोहब्बत मिलती है। कितने रुपए की आप यहाँ बेच रहे हैं? ये बेच रहे हैं सर, हमारा 50 रुपये का भी सेट है, 200 का भी है, 300 का भी है, 400 का भी है। इसके बाद ये ब्लूटूथ वाला 800 रुपये का है। इसके बाद कहानी नहीं। तो पूरी लाख की चूड़ियाँ हैं? पूरी लाख की, जितने भी आइटम हमारे स्टॉल में है सारे के सारे लाख। वो अभी हमने नया प्रोडक्ट चालू किया है, हाथी है, ऊँट है, घोड़ा है, सब मिला। ये जितने भी आइटम है टोटल ला के आप जितना पटक दीजिए कोई ब्रेक नहीं करेगा, इतना हमने स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो कहीं ना कहीं लाख के उत्पाद यहाँ पर साबरमल जी लेकर आए हैं। अगर आप भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का दीदार करने आ रहे हैं तो ये लाख से बने उत्पाद देखना ना भूलें और ख़ासतौर पर इन चूड़ियों को भी ना देखना भूलें जिन्हें कहीं ना कहीं ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट किया गया है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और असम में केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। असम के कोकराझार के तराईबारी गांव के पीएम किसान सम्मान निधि लाभार्थी कौशिक ब्रह्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना की सराहना की है। जिले के बेलगुड़ी गांव की
मीरा राभा ने पीएम उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए मुफ्त गैस कनेक्शन और सब्सिडी के लिए सरकार को धन्यवाद दिया है। वह आज कोकराझार के तराईबारी गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भी शामिल हुई। वहीं कोकराझार के चंद्र बहादुर छेत्री ने किसानों को सहायता के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। पीएम किसान का बेनिफिशियरी, इस पैसे से मैं सीड और फर्टिलाइजर खरीदने के सहायता हो रहा है, इसलिए मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूं। और मणिपुर में हुई हिंसा का प्रभाव किसानों पर भी पड़ा है। किसानों में असुरक्षा की भावना इस हद तक बढ़ गई है कि किसान अपने खेतों में काम करने से भी कतराने लगे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने किसानों से बेखौफ काम करने के लिए किसानों से आग्रह किया, लेकिन किसान खेतों में काम करने जाने से डर रहे थे। सरकार ने अब किसानों को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई है, जिससे किसान खेतों में बेधड़क काम कर सकें। किसान भी धीरे धीरे खेतों की ओर रुख करने लगे हैं और जरूरी काम करने लगे हैं। पूर्वी इम्फाल के ऐसा ही एक क्षेत्र है कांगपोप की, जहां किसान पुलिस बलों की सुरक्षा में धान के खेतों में अपना काम करते देखे गए हैं। इसी हालत की वजह से हमारा वो खेती का काम अच्छी तरह हम कर नहीं पाया। थोड़ा थोड़ा तो कर रही है, वही प्रोटेक्शन का भी बहुत ज़रूरत है। मणिपुर गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दे दिया, अच्छा हो गया। अभी तो हम खेती बाड़ी का काम शान से कर रही है हम लोग। असम राइफल ने इसकी रक्षा करने के लिए इसके ऊपर में खड़ा है। इसकी हमको प्रोटेक्ट की, इसके लिए असम राइफल को हमने धन्यवाद। वो लोग आने से हम लोग मन में ठीक रहता है, नहीं होने से हम लोग भी बहुत डरता है, खेत में जाने से भी बहुत डरता है। और उत्तर प्रदेश चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे ऐतिहासिक गधा मेला लगता है। ये मेला औरंगजेब के जमाने से लगता चला आ रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत अलग अलग प्रांतों के व्यापारी गधों को बेचने और खरीदने आते हैं। हजारों की संख्या में गधों और खच्चरों का मेला लगता है, जिसकी बाकायदा नगर पंचायत व्यवस्था करती है। मेले में देश के कोने कोने से गधा व्यापारी अपने पशुओं के साथ आए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मेले में फिल्मी सितारों के नाम से गधे और खच्चर बिकते हैं। मेला स्थल पर व्यवस्था प्रशासन की तरफ से कराई जाती है और इसी स्थान पर एक मंदिर भी बना हुआ है, जिसे औरंगजेब मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ से दूर दूर से खच्चर आते हैं, गधे, और हम लोग यहाँ चित्रकूट से मतलब इधर भाड़ा लेके आते हैं। यहाँ से MP, UP और इधर कौशाम्बी हर जगह खच्चर जाते हैं, भट्टों में और गिट्टी बारूद ढोने वाले। इसलिए हम लोग यहाँ भाड़ा ढोने आए। हमारे यहाँ कुछ काम नहीं है तो हम लोग 2-3 दिन यहाँ पे अपना कुछ भी करके त्यौहार नहीं मनाते और हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं कि हमें कुछ भाड़ा मिल जाए। और मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव के चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा कि गहरा दबाव उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता रहेगा और अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। चक्रवात का उड़ीसा पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये बांग्लादेश तट की ओर बढ़ जाएगा। मौसम विभाग ने कहा कि शनिवार तक नागालैंड, मणिपुर, असम और मेघालय में भी बारिश की संभावना है। इसमें कहा गया है कि चक्रवात अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और मोंगला और खेपू पारा के बीच बांग्लादेश तट को पार कर सकता है। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। काला पीपल और फर्रुखाबाद मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, वहीं मैनपुर मंडी में इसके भाव नरम रहे, जबकि गाजियाबाद मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। आवक की बात करें तो 11 नवंबर को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सीमित देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 15 नवंबर को सरसों का भाव रहा 5,120 रुपए, 16 नवंबर को इसके भाव में 170 रुपए का उछाल आया
और भाव जा पहुंचा 5,290 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 15 नवंबर को सरसों का भाव था 5,465 रुपए। 16 नवंबर को इसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 5,470 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहां 15 और 16 नवंबर को सरसों 5,480 पर बिकी, जबकि मैनपुरी मंडी में 15 नवंबर को सरसों का भाव रहा 5,475 रुपए। 16 नवंबर को इसके सौदों में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,450 रुपए पर आ गया। बात राजस्थान की मंडियों की करें तो गुरुवार को यहां की विजयनगर मंडी में सरसों का भाव रहा 4,825 रुपए। कोटा मंडी में सरसों 5,300 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही लाल सूट मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 5,410 रुपए पर हुए। सरसों की उपज पर नजर डालें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान 124.94 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान सरसों की उपज 119.63 लाख टन रही थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर की दाल में 425 रुपए प्रति क्विंटल की हुई है। इसके अलावा सरसों का एमएसपी 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। गेहूं और कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बात जौ और चने की करें तो जौ की एमएसपी में 115 रुपए प्रति क्विंटल और चने की एमएसपी में 105 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। गेहूं, जौ, चना, सरसों और मसूर दाल की एमएसपी पर नजर डालें तो रबी गेहूं की एमएसपी साल 2023-24 में 2,125 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर 2,275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। रबी जौ की एमएसपी बीते साल 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। चने की बात करें तो साल 2023-24 में रबी चने की एमएसपी 5,335 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसमें 105 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और अब इसकी एमएसपी 5,440 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। मसूर की दाल की एमएसपी में 425 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपए बढ़कर 6,425 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। सरसों की एमएसपी पर नजर डालें तो इसकी एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए तय किया गया है। गौरतलब है कि सरकार खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, किसानों की आय में इजाफा करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए तिलहन, दलहन और मोटे अनाजों की उपज बढ़ाने के मकसद से फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। असम में धान की कटाई करें, धान के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान आलू की रोपाई कर सकते हैं, आलू के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। यहाँ मक्के की बुआई कर लें, अभी सरसों की बुआई करते रहें। असम के किसान नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक डालें, नारियल की बुआई करें। वहीं टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा मटर की बुआई के लिए समय उपयुक्त है, साथ ही फूल गोभी भी बोएं। असम में गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें, गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान तिल और लोबिया की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं, यहाँ बैगन की रोपाई कर लें। मेघालय में मटर की बुआई के लिए खेत तैयार करें, मटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की भी बुआई कर सकते हैं, साथ ही ब्रोकली की बुआई भी कर लें। इस समय बीन की तुड़ाई करें, बीन के खेत से घास फूस निकाल लें।
यह स्ट्रॉबेरी की रुपाई के लिए समय उचित है। इसके अलावा अमरूद की तुड़ाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान अनानास के बागों से खरपतवार निकालें। मेघालय में हल्दी के खेत से भी घास फूस निकाल लें। अभी धान में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना न भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और मौसम खबर के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र के नेतृत्व किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के आदर्श मतदान केंद्र ग्राम जैत में मत अधिकार का उपयोग किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह सहित परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मत अधिकार का उपयोग किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में अपना वोट डाला। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मताधिकार का उपयोग किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मतदान करने से पहले शिकारपुर के मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे और इसके बाद उन्होंने छिंदवाड़ा जिले के सौंसर विधानसभा के ग्राम शिकारपुर के मतदान केंद्र में मतदान किया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मजदूरों को बाहर निकालने का काम जारी है। टनल के अंदर आईटीबीपी और एनडीआरएफ को मोर्चे पर लगाया गया है क्योंकि सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन पीएमओ की निगरानी में चल रहा है। लोक आस्था के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान नहाय खाई के साथ शुरू हो गया। छठ को लेकर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में उत्सव का माहौल है। छठ के पावन गीतों से पूरा वातावरण गूंज रहा है, तो वहीं छठ घाटों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें।